हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12th का इंटरव्यू, जो कि दो पार्ट्स के बारे में है। इसमें ऑथर दो अलग अलग ओपिनियंस लोगों के इंटरव्यूज़ के बारे में जो होते हैं उसको कंपेयर करता है और उसके बारे में बताता है कि लोगों के क्या क्या अलग अलग ओपिनियंस हैं जो इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो वो कहता है कि जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म का एक कॉमन प्लेस है, कि हर जर्नलिस्ट कभी ना कभी आके इंटरव्यू लेता है, तो वो उनका एक कॉमन प्लेस है। कोई भी लिटरेट पर्सन होता है वो कभी ना कभी किसी ना किसी एक्टर, पर्सन, सिंगर, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, किसी ना किसी का वो इंटरव्यू ज़रूर देखता है। जैसे हम आजकल देखा है कि हम लोग पॉडकास्ट वगैरह बहुत चलते हैं, तो हम कभी ना कभी किसी ना किसी के इंटरव्यू ज़रूर देखे होते हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का पास्ट में भी और अभी भी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। तो लोगों के इसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोगों की ट्रूथ बाहर लाता है और कुछ लोग मानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को विक्टिम बनाता है, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि ये उनकी परमिशन के बिना उनकी पर्सनल लाइफ में इसमें इंडल्ज हो जाते हैं इंटरव्यूअर्स। फिर ऑथर जो है यहाँ पे इन्हीं दोनों चीज़ों को कंपेयर करके बताता है। और ऑथर ये भी बोलता है कि पहले के टाइम पे जब फोटोग्राफ्स ली जाती थी तो लोग ऐसा मानते थे कि उनकी सोल को उनसे स्टील कर लिया गया है। तो यहाँ पे ऑथर फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताता है जिनके इंटरव्यूज़ के रिलेटेड अलग अलग ओपिनियंस थे। सबसे पहले वी एस नायपल। इनका ओपिनियन था कि इंटरव्यूज से कईयों को वाउंड, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल चोट, मतलब एक इंटरनल लोगों को चोट लगती है, उनको वाउंडेड बाय इंटरव्यूज हो जाते हैं और उनके एक पार्ट को वो लूज कर देते हैं इंटरव्यूज से। और वही लुइस कैरल, जो फेमस एलिस इन वंडरलैंड जिसने बुक लिखी है, feared being lionized by interviews and did not consent to give any। तो वो भी इंटरव्यूज से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, लायनाइज्ड फील करते थे। तो उनको भी काफ़ी थोड़ा सा ऑकवर्ड जो है वो फील होता था। He felt satisfied and amused at silencing all the interviews। जब इंटरव्यूज उनकी बातों से साइलेंस हो जाते थे तो उनको बहुत सेटिस्फाइड फील होता था। फिर रुडियार्ड किपलिंग जो है वो रिगार्डेड इंटरव्यूज एज इमोरल एंड कंसिडरेड डिमीनिंग फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। रुडियार्ड किपलिंग मानते थे, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, वो भी ये मानते थे कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो कई बार लोगों को बहुत डिमीन कर देते हैं और अनरिस्पेक्टेबल जो है वो लोगों के लिए हो जाते हैं। तो H.G. वेल्स अब जो थे वो खुद इंटरव्यू लेते थे लोगों का, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मानते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जैसे जोसेफ स्टालिन। पॉल बेलो हैड वंस डिस्क्राइब इंटरव्यूज एट थंब प्रिंट्स ऑफ हिज विंड पाइप। मतलब उसको ऐसा फील होता है कि उसके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको हर्ट किया गया है। सॉल बेलो को ऐसा फील होता था। The author, however, advocates the cause of interviews. He calls an interview a supremely serviceable medium of communication। पर ऑथर जो है वो इंटरव्यू को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के उसमें बताता है। ही कहता है कि जो डेनिस ब्रियान ने बात कही थी उसकी बात को वो अपने सपोर्ट में बोलता है। डेनिस हैड क्लेम्ड इंटरव्यूज हैज अ मोर विविड इम्प्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी पीपल। कि इंटरव्यू जो होते हैं वो लोगों के बहुत ही रियल इमोशंस, जो कॉमन पीपल जो जानना चाहते हैं वो कन्वे करता है। एवरीथिंग हैपन इन द प्रेजेंट मोमेंट इज कन्वेड टू अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर। कि हम जो एक कॉमन लोग जो सेलिब्रिटी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उस चीज़ को सबसे इजी वे होता है वो कन्वे करने का। तो इसकी वजह से जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास एक पावर हो जाती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, बिकॉज उनको फ्रेम करना होता है उस क्वेश्चन को वो कैसे पूछना चाहते हैं। तो उनके पास एक पावर है कॉमन पीपल के क्वेश्चंस को उठाकर सेलिब्रिटीज के आगे रखना। अब इसमें ये सेकंड पार्ट है। तो दिस पार्ट इज एक्सर्प्ट, ये इंटरव्यू। तो ये जो पार्ट है ये इंटरव्यू हुआ था बिटवीन अम्बर्टो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन के बीच में। ये इंटरव्यू था, उसके बारे में ये बताया गया है। तो उम्बर्टो इको एक बहुत अच्छे वेल नोन प्रोफेसर थे ऑफ सेमियोटिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में। और जो इंटरव्यू था वो हिंदू जो न्यूज़पेपर काफ़ी फेमस है उसके लिए वर्क करता था। अम्बर्टोज वर्क वर लिमिटेड टू अकेडमिक्स परसुइट। वो ज़्यादातर जो अम्बर्टो थे वो अकेडमिक चीज़ों के बारे में, ये अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखते थे। और फिर उन्होंने फिक्शन लिखना जो है वो चालू कर दिया था। उनको अपनी स्टारडम 1980 में मिली जब उन्होंने बुक लिखी थी द नेम ऑफ द रोज, जब पब्लिश हुई थी और जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी। तो मुकुंद जो थे उन्होंने इंटरव्यू को स्टार्ट किया एक डेविड लॉज की बात को कहते हुए, जिन्होंने कहा था उम्बर्टो इको वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल थिंग्स। डेविड लॉज ने बात कही थी कि उम्बर्टो इको कुछ भी कर सकता है। तो इसको कहते हुए मुकुंद
ने इंटरव्यू को स्टार्ट किया। तो उसमें उम्बर्टो रिप्लाई करता है कि ये ट्रू है दैट ही गिव्स द इम्प्रेशन दैट ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट उसको ऐसा फील होता है कि वो वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा है। और वो बोलता है कि उसके जितने भी काम हैं वो एक ही फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है पीस और नॉन वायलेंस। दे आर जस्ट अ बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, और वो एक कॉमन फिलोसफिकल बातें हैं जो वो हर के अपने बुक्स में या राइटिंग्स में कन्वे करता है। उम्बर्टो ऑल्सो गोज अहेड एंड रिवील हिज सीक्रेट दैट ही वर्क्स इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ लाइफ्स, और वो ये भी बताता है कि वो खाली स्पेस में जो है वो काम करता है, विच ही कॉल्स इंटरस्टिक्स, जिसको वो बोलता है। फिर मुकुंद उम्बर्टो की जो राइटिंग की स्टाइल है उनके उस पर क्वेश्चन करता है, और बोलता है कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है फिक्शन का वो काफ़ी इनफॉर्मल है और प्लेफुल है नेचर में, एज कम्पेयर टू द सीरियस ड्राई स्टाइल ऑफ अकेडमिक। मतलब एक तरफ जो अकेडमिक चीज़ें इतनी फॉर्मल और बहुत ही ड्राई स्टाइल में जिसमें कुछ इमोशंस नहीं होते हैं वो कन्वे करता है, और दूसरी ही तरफ वो कंपेयर करते हैं कि कैसे वो फिक्शन में कितना इनफॉर्मल और प्लेफुल तरीका फिल करते हैं। तो Umberto reminisces about the presentation of his first doctoral dissertation in Italy। तो वो अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं, तो जिसमें एक प्रोफेसर जो था उनकी जो प्रेजेंटेशन कितनी यूनिक थी उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया था। उस प्रेजेंटेशन के हाइपोथेसिस बताने के बजाय और कंक्लूजन्स बताने के बजाय उन्होंने बताया कि उनको उसमें क्या-क्या गलती उस प्रेजेंटेशन में थी। उम्बर्टो को देन डिस्कवर्ड हुआ इट वाज मोर फंक्शनल टू राइट स्कॉलरली बुक्स इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव्स। उनको ऐसा फील हुआ कि अगर उसको स्कॉलरली बुक्स लिखनी है तो वो नैरेटिव्स की फॉर्म में ज़्यादा बेटर रहेगी, जिसकी वजह से उन्होंने राइटिंग नैरेटिव्स लिखना स्टार्ट करा एट द एज ऑफ 50। और उन्होंने बताया कि कैसे उसके फ्रेंड रोलैंड बार्ट्स हैज़ ऑलवेज वांटेड टू एंगेज इन क्रिएटिव राइटिंग में आना चाहते थे, पर वो कभी कर नहीं पाए। उम्बर्टो ने ये भी रिवील करा दैट ही नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ, और उनको बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए थे लाइफ में, और उन्होंने बहुत सारे नरेटिव्स लिखने एक्सीडेंटली स्टार्ट कर दिए, एंड दे सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन, और वो काफ़ी सेटिस्फाई भी उससे हो रहे थे। और उम्बर्टो ने अगर देखा जाए 40 एकेडमिक राइटर्स लिखे हैं, वहीं उसने सिर्फ 5 फिक्शनल नॉवेल्स लिखी थी। मुकुंद वांटेड टू नो इफ इट बॉदर्ड उम्बर्टो व्हेन द मेजॉरिटी रिकॉग्नाइज हिम एज अ नॉवेलिस्ट रादर देन एकेडमिशियन। तो मुकुंद ने पूछा कि आपने इतने सारे एकेडमिक थिंग्स लिखी हैं, फिक्शनल कम लिखी हैं, तब भी लोग आपको फिक्शनल के लिए ज़्यादा जानते हैं, एकेडमिक के लिए इतना शायद नहीं जानते, तो क्या ये चीज़ आपको बॉदर करती है? तो उम्बर्टो ने एडमिट किया दैट इट डिड बॉदर हिम बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि उसको बॉर्डर करती है, क्योंकि वो अपने आप को एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता था जो कि सिर्फ संडे को ही नॉवल लिखा करता था। पर उसने ये बात मानी दैट ही कैन नॉट होप टू रीच बिग ऑडियंस ऑफ 1 मिलियन रीडर बाय जस्ट राइटिंग एकेडमिक्स, की वो सिर्फ एकेडमिक्स की ही चीज़ें लिख के 1 मिलियन ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकता था। तो उसने ये चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ, लोगों ने उसको इतना पसंद किया है। अगला क्वेश्चन आता है वही जो उसकी सबसे सक्सेसफुल बुक थी, द नेम ऑफ द रोज के बारे में। मुकुंद फाइंड्स इट्स अ वंडर दैट बुक व्हिच हैज अ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिकल हिस्ट्री इज एंजॉयड बाय अ ह्यूज मास ऑडियंस, की जिसमें मेटाफिजिक्स। फिर अगला क्वेश्चन आता है वही जो उसकी सबसे सक्सेसफुल बुक थी, द नेम ऑफ द रोज के बारे में। मुकुंद फाइंड्स इट्स अ वंडर दैट बुक व्हिच हैज अ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिकल हिस्ट्री इज enjoyed by a huge mass audience, कि जिसमें मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी है, उस बुक को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। उम्बर्टो एक्सप्लेन करता है दैट ओनली जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स आर पजल्ड अबाउट इट, कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स काफ़ी इसके बारे में पजल भी थे। दे एज्यूम दैट पीपल डू नॉट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। उनको ऐसा फ़ील होता था कि लोगों को जो पढ़ने में चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है वो शायद लोग एन्जॉय ना करें। द नेम ऑफ रोज सोल्ड बिटवीन 10 to million copies in a world of 6 billion, it meant that particular number of people did not like easy reading experience। तो वो इस बात को एज अ फन में भी बोलता है कि अगर पूरी दुनिया में 6 बिलियन लोगों में से 10 से 15 मिलियन लोगों को मुश्किल बुक्स रीड करना अच्छा लग रहा है, तो इजी बुक्स रीड करना इसका मतलब नहीं अच्छा लग रहा है। As to question about Umberto books being success because it dealt with a period of medieval history, the writer calls reason behind this a mystery। तो अब जो उम्बर्टो की बुक के बारे में सक्सेस के बारे में बात करते हुए बोलते हैं, क्योंकि वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है, तो जो राइटर होता है कॉल्स अ रीजन बिहाइंड दिस अ मिस्ट्री, तो इसको काफ़ी मिस्टीरियस भी फील होता है। उम्बर्टोज अमेरिकन पब्लिशर जो था उम्बर्टो की जिसने बुक पब्लिश करी थी, उसको बुक बहुत अच्छी लगी बट डिड नॉट एक्सपेक्ट द बुक टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन कंट्री लाइक यूएस। उसको लगा था कि
3000 से कॉपी ज़्यादा नहीं बिक सकती, भले ही बुक बहुत अच्छी है, पर यूएस में इससे ज़्यादा नहीं बिकेंगी, बिकॉज वेयर नोबडी हैड बीन कैथेड्रल और स्टडी लैटिन, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैथेड्रल नहीं है और ज़्यादातर लोगों को लैटिन नहीं आती। हाउएवर बुक जो थी वहाँ पे 2 to 3 मिलियन कॉपीज जो है वो यूएस में भी सोल्ड हुई थी। तो इस चैप्टर के कंक्लूजन से पता लगता है कि जो इंटरव्यूज होता है वो कईयों के लिए आई ओपनर भी हो सकता है, लोगों की लाइफ के बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें राइटिंग लिखते हुए उन्होंने क्या क्या चीज़ें सोची थी, वो किस सक्सेस तक पहुँचे। तो इंटरव्यूज़ जो है इस चीज़ में भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, कॉमन पीपल की सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने के लिए। और उम्बर्टो भी बताता है जैसे वो साइलेंस में बैठ के लिखते थे, तो इससे लोग भी और इंस्पिरेशनल होते हैं कि उनको अगर राइटिंग परस्यू करनी है तो वो किस तरीके से वो करें। और इससे ये भी पता लगता है कि बहुत लोग, जैसे हम एक मिसकंसेप्शन कईयों के मन में था कि सिर्फ ईजी राइटिंग को पसंद किया जाता है, तो वो समझ गए कि डिफ़िकल्ट राइटिंग को भी पसंद किया जाता है। तो ये 2 तरीके के इंटरव्यूज़ को कंपेयर यहाँ पे किया गया था कि जो लोग इंटरव्यूज़ को एज़ अ बाउंड समझते हैं और दूसरे जो इंटरव्यू को एज़ अ आई ओपनर और लोगों से कनेक्ट करने का एज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो समझते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर इंटरव्यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।